नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जाति जनगणना को लेकर बिहार में राजनीतिक दांवपेच शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों को भी जाति जनगणना में शामिल करने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जाति जनगणना से बाहर रखने की मांग रखती है। तो अगड़े और पिछड़े मुसलमानों की बारीकी से पहचान की मांग के साथ ही राज्य सरकार ने अपने खर्च पर जाति जनगणना की शर्त रख दी है। बिहार में जाति जनगणना की सियासत ने उथल पुथल मचा दी है। नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर राज्य में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। इस बैठक में 9 से ज्यादा राजनीतिक दल शामिल हुए हैं। जाति जनगणना कराने के तरीके और रूपरेखा पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और बहुत जल्दी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके अलावा जातीय जनगणना कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बैठक में इस बात पर सबकी रजामंदी रही कि जातीय जनगणना में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। जाति जनगणना की सबसे पहले मांग उठाकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे प्रदेश के लोगों की जीत बताया। तेजस्वी ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चलिए, विलम्ब हुआ, क्या कारण था, अब हमको उस पे नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। यति शीघ्र हमको जहां तक लगता है, और हमने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि जो भी अगला कैबिनेट हो उसमें आप ले आइए। तेजस्वी यादव बीजेपी पर तंज कस रहे थे, क्योंकि बीजेपी की राज्य इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व के रुख से अलग जाकर जाति जनगणना का ही समर्थन नहीं किया, बल्कि इसमें मुसलमानों को भी शामिल करने के फैसले पर मुहर भी लगाई। लेकिन बीजेपी खेल में घुसकर अपना खेल करने की तैयारी में है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में प्रस्तावित जाति आधारित जनगणना में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें उससे बाहर रखा जाना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं, राजनीतिक दृष्टि से भले जो कह लें, लेकिन जातीय जनगणना से उनको, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं, उनके परिवार को भी जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने दूसरा पेंच अगड़े और पिछड़े मुसलमानों की पहचान का भी डाल दिया। सीमांचल की मिसाल देते हुए बीजेपी का कहना है कि अगड़े शेख समाज के लोग शेखोरा या कुल्हाड़िया बनकर पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं। जाहिर है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान भी एनआरसी की तरह ही सियासत का हिस्सा है। ये काम जाति जनगणना का हिस्सा भी नहीं है, लिहाजा जाति जनगणना से इत्तेफाक रखते हुए भी इस पर अमल से पहले ही इसमें रुकावट डालने की तैयारी है। वहीं नीतीश कुमार अब भी बीजेपी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इतनी अड़ंगेबाजी से संतुष्ट नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार पर राज्य के खर्चे पर ही जनगणना कराने की भी शर्त रख रही है। उसका कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार खर्च नहीं उठाएगी। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि हम इसके लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे। चीज और है, महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा ये बहुत ही महंगा होगा, इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं, 40 में से 39 जब एनडीए की एमपी है, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और 1 कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार व्यय करे। बहरहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर हाल ही में कहा था कि उसका जाति जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। सच्चाई ये भी है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना कराई थी।
लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने जाति के आंकड़े छोड़कर जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। 1931 के आंकड़ों को आधार बनाकर ही मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन 1952 में जाति आधारित जनगणना का विरोध करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संसद में कहा था कि इससे देश का सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। जाति जनगणना विरोधी कहते हैं इससे समावेशी विकास की अवधारणा को चोट पहुंचेगी और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पर भी असर पड़ेगा। वहीं जाति जनगणना के पक्ष में कहा जाता है कि इससे पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की जातियों की तादाद की पहचान होगी और विकास योजनाओं का लाभ आखिरी आदमी तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। बहरहाल बीजेपी इसे हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर करने की साजिश के रूप में देखती रही है, तो सामाजिक न्याय के लिए पढ़ने वाली पार्टियां जाति जनगणना के विरोध को पिछड़ी जातियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने का षड्यंत्र मान रही है। ऐसे में बीजेपी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान का मुद्दा उठाकर इसमें भी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की राजनीति करने का रास्ता तलाश लिया है। वहीं अगड़ी और पिछड़ी मुस्लिम जातियों की पहचान सुनिश्चित करने की शर्त रखकर जाति जनगणना की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया गया। अंशुमन त्रिपाठी, APN। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। बात ये भी होगी कि जातिगत जनगणना कितना जरूरी है और क्या इसको कराना चाहिए। सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक में विचार विमर्श रखा गया और जातिगत जनगणना कराने पर फैसला लिया गया। क्या इसकी रूपरेखा होगी, कैसे जातिगत जनगणना होगी, क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों का जानना है, करना है और कहना है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। साथ ही हमारे साथ सारिका पासवान जी, स्पोक पर्सन है RJD की। सारिका जी आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रभात रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, JDU के लीडर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रभात रंजन जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि अब बिहार की सरकार भी इस पर राजी हो गई है कि जातिगत आधार पर जनगणना होगी। इसमें सिर्फ JDU ही राजी है या फिर भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं ना कहीं सहमति है जातिगत आधार पर जनगणना कराने? अगर हाँ तो कैसी रूपरेखा होगी, क्या कुछ रहा सर्वदलीय बैठक में और कैबिनेट की बैठक कब बुलाई गई? बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद नेहा जी, आपने डिबेट में मुझे आमंत्रित किया है। प्रभात जी, चलिए लगता है आवाज उनकी नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से उससे कनेक्ट करते हैं, एक बार फिर से उन तक पहुंचने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास मेहमान और भी हैं, लेकिन आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी भी क्या सहमत है क्या बिहार में जातिगत आधार पर जनगणना कराने के लिए? हम सहमत हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ हम सहमत हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों का और बांग्लादेशी मुसलमानों का, वोट की राजनीति के लिए इनको शामिल करके और जनगणना में गिनना एक बहुत बड़ा अपराध होगा हिंदुस्तान के साथ। तो हमने पहले भी इस बात को कह दिया है कि इनको छांट कर ही आप आगे का कदम बढ़ाएंगे। और रही बात आज के युग में, 21वीं सदी के युग में, ये सिर्फ बैकवर्ड मानसिकता के लोग ही हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और हार कर हमको इनका साथ देना पड़ता है। जबकि पैमाना होना चाहिए, आर्थिक पैमाना होना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो। अगर वो गरीब है और अगर वो असक्षम है, अगर वो अपने 2 जून की रोटी नहीं मीट करता है, तो आर्थिक पैमाना पर सारे जातियों को छांटकर और उनको जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उसमें शामिल करने की
कवायद होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए? वही एक मेन मुद्दा होगा नेहा जी। आर्थिक, अब मान लीजिए आप जनगणना करा लीजिए, यादव में, कोयरी में, कुर्मी में, पासवान में, अगर वो आदमी अरबपति है, लखपति है और वो बड़े बड़े नौकरी कर रहा है तो क्या फायदा उसका जनगणना का? आपका मकसद तो उस गरीब गुरबा को चिन्हित करना है ना, जिसको आप लाभकारी योजना में शामिल करना चाहती हैं। तो उसका पैमाना क्या होगा? ठीक है, पैमाना होगा आर्थिक, तो उसकी आर्थिक स्थिति, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, लाला हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, पासवान हो, ठीक है, सुसाद हो, चमार हो, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर आप तय कीजिए कि उसको लाभकारी योजना मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है सर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी आलोक जी ने उठाए हैं और इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी प्रभात जी। पहली बात तो ये, जिस बात का जिक्र मैं इससे पहले कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक कब बुलाई गई है सर, और उसमें क्या लगता है कि इस पर मोहर लगेगी? दूसरी बात, इसकी रूपरेखा क्या होगी? और तीसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे, कह रहे हैं आर्थिक आधार पे जनगणना होनी चाहिए। जातिगत आधार पे कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा बिहार की तमाम राजनीतिक दलों को, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ और लोगों ने सहमति जाहिर की कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो तमाम तरह के मुद्दे उठे हैं सर्वदलीय बैठक में, और जो आम सहमति बनी है वह सहमति यह बनी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसके अलग एक फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है जिसमें जाति और उपजातियों का संलेखा होगा। निश्चित तौर पर उसमें उनका आर्थिक आधार का भी उल्लेख किया जाएगा कि आदमी आखिर करते क्या है, कृषि से जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, सरकारी नौकरी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास कितनी जमीन है, वह सरकारी सहायता किस प्रकार ले रहे हैं, क्या उन्हें सरकारी सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम लोग यह जानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी देश है और निस्संदेह बिहार हमेशा एक नई दिशा दिखाया है पूरे देश को। जातिवार जनगणना में भी अगर आप देखेंगे तो बिहार पहला राज्य होने जा रहा है जो जातिवार जनगणना को लागू करने जा रहा है। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है सर कि इसमें रोहिंग्या शामिल नहीं होंगे, इसमें अगड़ी जाति के मुसलमान और पिछड़ी जाति के जो मुसलमान है वो लाभ ना ले लें, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जातिगत आधार पे जो जनगणना का जो पूरा खर्चा है वो स्टेट सरकार उठाएगी, यानी कि राज्य की सरकार उठाएगी। इस तीनों बातों पर सहमत है क्या? जाहिर सी बात है कि जो जातीय जनगणना हो रहा है यह देश के नागरिकों के लिए हो रहा है। अगर हमारे पास बिहार में हो रही है ना सर, आप कह रहे हैं बिहार में होनी चाहिए, बिहार में होनी चाहिए, बिहार में हो रही है। हम यह कह रहे हैं, हमारी जनता दल यूनाइटेड यह कहती है कि पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि यह फिलहाल संभव नहीं है। अगर कोई राज्य यह चाहती है कि जातिवार जनगणना वह करे तो वह कर सकती है। तो जातीय जनगणना होने के लिए बिहार में मतलब आप अपने खर्चे पर, यानी कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातिगत आधार पर जनगणना कराने के लिए तैयार है। कैबिनेट में यह फैसला किया जाएगा। संदेह अभी तक का जो आता रहा है कि अगर केंद्र सरकार सहायता प्रदान नहीं करती है, बिहार सरकार खुद अरेंजमेंट करेगी और वह जातिवार जनगणना कराएगी। लेकिन यह बहुत ही अच्छा होगा कि केंद्र सरकार इसमें बिहार की मदद करे, क्योंकि यह एक बड़ा कदम है। आप बात करते हैं विकास की, अब विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान तक जब विकास का रूपरेखा पहुंचे और उन्हें अधिक से अधिक लाभ था तमाम सरकारी योजनाओं का, तो आपके पास डाटा उपलब्ध होना चाहिए। आप जिनके पास यह लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार इसके खर्चे का वहन करेगी? सारिका जी, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि देखिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि इसका जो खर्चा है वो काफी ज्यादा है। क्या लगता है आप लोगों को कि दबाव बनाने का कुछ फायदा होगा प्रधानमंत्री पर या केंद्र सरकार पर? क्योंकि इससे पहले तो मुलाकात आप लोग कर ही चुके हैं जातिगत आधार पर जनगणना कराने के लिए, लेकिन महज आश्वासन मिला। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार साफ तौर पर ये कहा गया है कि देखिए खर्चा जो है वो राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो कैसे दबाव बनाया जाएगा केंद्र सरकार पर?
कारी है कि बिहार से जो 10 दलीय टीम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे जातीय जनगणना को लेकर के, और उस टाइम में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इस पे हम एक सकारात्मक कदम भी उठाएंगे। बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री जी से यानी कि केंद्र से जब इस जातीय जनगणना को लेकर के कोई एक मत नहीं मिला, तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी जातीय जनगणना तो हम इसे अपने राज्य के खर्चे पे बिहार में जरूर है कि जातीय जनगणना को कराएंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय तेजस्वी यादव जी जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के प्रखर हैं और प्रणबद्ध हैं कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के लिए नहीं, ये तो जरूरत पूरे देश के लोगों के लिए है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार अगर पूरे देश में नहीं भी कराना चाहती है तो बिहार को लेकर एक अलग दायित्व बनता है हमारे नेता का। और ठीक है, लेकिन सारिका जी, अगर तेजस्वी यादव कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, किसको झुकाया? केंद्र सरकार को कैसे झुकाया जाएगा और कैसे इस खर्चे का पूरा जो जिम्मा है वो केंद्र सरकार पर डाला जाएगा? और क्या लगता है इसका असर होगा कुछ जो आप लोग कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, या फिर कैसे ये बात की जाएगी, कैसे शुरुआत होगी? लेकिन यहाँ जी शुरुआत तो इसकी हो गई है। आपने देखा होगा कि कल जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें बीजेपी के भी लोग शामिल थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के ही लोग शामिल थे। सर्वदलीय बैठक में सभी दल और खास करके बीजेपी को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी वहाँ खड़े थे जो कल तक विरोध कर रहे थे इस सब चीजों का। और कल वो पारित भी हुआ, उनके सामने ही ये निर्णय भी लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। और ये एक ऐसा मुद्दा है नेहा जी, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी हमारे समाज में एकदम पीछे खड़े हैं, उन तक सरकार की लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर पहुंच भी रही है तो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है। और सरकार जब कोई खाचा तैयार करती है, जब कोई पॉलिसी बनाती है तो वो किस आधार पे बना रही है, कितने लोगों की जानकारी उसके पास है, ये तमाम ऐसे पहलू है जिसकी जानकारी मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिसी मेकर के पास होनी चाहिए। और सरकार चाहे केंद्र में किसी की भी हो, उनकी जानकारी में ये जरूर और अवश्य होना चाहिए कि देश भर में तरह तरह के लोग हैं। भाई आप देखिए, मंदिर, मस्जिद, पेड़ पौधे, गाय भैंस, बिल्ली, बकरियां, सबका तो आपके पास ब्यौरा है। फिर आप लोगों की जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा करना चाहते हैं? अगर पॉलिसी कोई सरकार बना रही है तो वो पॉलिसी क्या समाज के आखिरी प्रदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच पा रही है? जिसपे सही और सकारात्मक काम करने के लिए कोई भी सरकार होगी जरूर वो सहमति अपनी व्यक्त करेगी। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ना जाने क्या डर है, क्या भय है उनका, जो इससे हमेशा ही आंख मिचौली कर रही है। लेकिन हम तो भाई प्रणबद्ध हैं कि जातीय जनगणना होगी, चाहे केंद्र कराए या राज्य अपने खर्चे पे कराए। चौबे जी का भी करेंगे, चौबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सारिका जी, ठीक है, समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और ये भी बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति क्यों? राज्य की बीजेपी कुछ और कहती है, केंद्र की बीजेपी कुछ और कहती है। क्यों आखिर ये विरोधाभास? भारतीय जनता पार्टी के भी तो नेता उस सर्वदलीय बैठक में शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये है कि दोहरी नीति क्यों आप लोगों की? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर हाल ही में कहा था कि उसका जातिगत आधार पर जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी बिहार में सर्वदलीय बैठक में शामिल होती है, उस पर राजी हो जाती है। ये सर इतना विरोधाभास क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं कराना चाहते। हमने कहा ये संभव नहीं है सही ढंग से कराना, जिस तरीके की अभी ताना बाना है देश में। ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं कराना चाहते। और बिहार बीजेपी ने कहा है कुछ शर्तों के साथ, वो आपको मालूम है, मैं पहले बोल चुका हूँ। लेकिन मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि 21वीं सदी में जातिगत जनगणना की बात कोई बैकवर्ड मानसिकता के ही लोग कर सकते हैं, कोई फॉरवर्ड मानसिकता के लोग नहीं कर सकते। मैंने कहा ये होना चाहिए, लेकिन इसका पैमाना आर्थिक होना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको लाभकारी योजनाओं में शामिल कर उसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जिस तरीके से शिक्षा का बढ़ावा हो रहा है और लड़के लड़कियां आपस में मेल जोल कर रहे हैं, और जिस तरीके से अंतरजातीय विवाह एक बड़े प्रवाह में चल रहा है, आने वाले भविष्य में इस तरीके की कवायद अतीत के गर्त में चली जाएंगी। इसका जीता जागता उदाहरण आरजेडी के
नेता तेजस्वी यादव है, जिन्होंने क्रिश्चियन से शादी कर दिया। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर निकल के उनको आपस में मेलजोल हुआ। और इस तरीके की मेलजोल हर बड़े शहर में नहीं है, छोटे शहरों में भी हो रही है, और वहाँ भी अंतरराष्ट्रीय। ठीक है सर, मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। कृपा शंकर चौबे जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राजनीतिक विश्लेषक है। चौबे साहब, 21वीं सदी में जातिगत आधार पर जनगणना कराना, आलोक जी का कहना है कि पिछड़ी सोच को दर्शाता है। क्या वाकई आपको लगता है कि जातिगत आधार पर जनगणना का ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके, या फिर इससे विकास का कोई लेना देना है? सारिका जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड में चौबे जी से सवाल है। नेहा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। ये देखिए, ये सवाल बहुत जलता हुआ सवाल है। यह सच्चाई है कि आज भारतीय समाज, खासतौर पर आप हिंदी समाज देखें, हिंदी समाज जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं, वो 10 प्रदेशों का समाज है, और वह समाज जातियों में बटा हुआ है। और ये सच्चाई है कि जो 4 वर्ण थे, उसमें जो निचले पैदान के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के तहत आती हैं, बल्कि उन जनजातियों को भी जोड़ लें, तो वे तो सवर्णों के शोषण, दोहन, दमन का आज भी शिकार है। तो इसलिए ये जो मांग है जातिगत जनगणना की, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे तो हम बल्कि अम्बेडकर से जोड़ करके देखना चाहिए, जो गांधी का जो पुनः पैक्ट हुआ था, जब कहते थे नहीं जो किस तरह से चुनाव हो प्रतिनिधियों का, और बाद में पुनः पैक्ट मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ था। और ये सवाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय समाज आज भी जातियों में बटा हुआ समाज है। तो उसके लिए बतलाइए कि आजादी की लड़ाई में सारे राष्ट्र के जितने निर्माता थे, उस सबने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया, वो चाहे जिस भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, दूसरे संगठन हो, और उसके लिए पत्रकारिता को हथियार बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी निकाला था, और उनके जो सहयोगी थे आगरकर, उन्होंने केसरी इसलिए छोड़ दिया कि नहीं, स्वराज्य से बड़ी बात हमारी है जाति भेद को खत्म करना, समाज सुधार। जिस समाज सुधार की शुरुआत राजाराम मोहन राय ने की, एक नवजागरण वो ले आए थे, और उसी तरह से तत्वबोधिनी पत्रिका निकली, द्वारिकानाथ टैगोर ने निकाली, और उसके बाद से गांधी ने खुद हरिजन निकाला 1933 में, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो समूची पत्रकारिता है 36 वर्षों की, 1920 में उन्होंने मुख्य नायक निकाला, 1927 में बहिष्कृत भारत निकाला, उसके बाद समता निकाला, जनता निकाला, 1956 में प्रबुद्ध भारत निकाला। तो उन्होंने आजादी का कोई सवाल नहीं, समूची पत्रकारिता, इसलिए कि उन्होंने जाति दंश देखा था, तब मंदिरों में प्रवेश नहीं होता था। तो ये तो जाति का जो सवाल था, ये बड़ा यथार्थ है, और इसके लिए तो यह मांग अभी जो बिहार में आई है, सारे दल एकत्र हुए हैं। तो बिहार तो आंदोलनों की जन्मभूमि है भाई, जेपी मूवमेंट वहीं से खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करने में, इसमें आर्थिक आधार, अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे, आर्थिक आधार क्यों माना जाएगा? ठीक है, एलिट वर्ग है, वो धीरे धीरे वो तो आर्थिक आधार तो फिर सवर्णों में बहुत कमजोर लोग हैं, लेकिन जो जातियां सदियों से दबाई गई हैं, उनके लिए तो जाति आधारित जनगणना उनको सामाजिक न्याय दिलाने का एक साधन होगा। नहीं तो जातिगत आधार पर जनगणना करा के उन्हें सामाजिक न्याय मिल जाएगा क्या? नहीं, इससे ये तो नहीं, सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम होगा। जिसे बाद में कांशीराम जो बहुजन कहते थे, ये पूरे भारतीय समाज की बहुजन अवधारणा उससे पनपेगी, उसे एक बुनियाद उसकी मजबूत होगी। इसलिए इसमें कोई बुराई, यह मांग एकदम न्यायोचित है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रभात जी, जल्दी से रखिए अपनी बात, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बता रहे हैं। आलोक जी, मैं आ रही हूँ, एक मिनट। राजनीतिक ये इतिहास की बात करें कि पीछे क्या हुआ, तमाम राजनीतिक हमारे जो नेता थे, नेतृत्व करता थे, किस तरह की पत्रिकाएं निकाली, क्या है ये जात पात की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का उद्देश्य यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा उद्देश्य है, वह लोग जो पिछड़े हैं, उनके पास अभी भी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की रोशनी उन तक नहीं पहुंची है, या सरकार जो भी फंड मुहैया कराए रही है उनके पास नहीं पहुंच रही।
शिक्षा के साथ क्यों नहीं पहुंच रही बताइए ना, कितने सालों से आपकी सरकार है, क्यों योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा? और जातिगत आधार पर आप जनगणना करा लेंगे, उसके बाद कैसे उन योजनाओं का लाभ पहुंचेगा? जिन तक नहीं पहुंचा है, इस डाटा के आने के बाद खास लोगों के पास उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय से हो। यह बात कर रहे हैं वो पिछली सदी की, न जाने कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। आजाद हुए हुआ है, बता सकते हैं आप? 1947 हम लोग आजाद हुए, हमारा लोकतंत्र है, राजा है, हम शासन कर रहे हैं, हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानून के तहत ही सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। और हमारा अधिकार सिर्फ वोट देने का भर का नहीं है, हम लोग कई एक कार्य योजनाओं में अपने अंशदान को प्रदान करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये असंगठित पॉवर जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। या जो जातिवार जनगणना हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य एक और सिर्फ एक है, अभी जो लोग विकास धारा से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई, इसलिए जो गवर्नमेंट के जरिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ वहां तक नहीं मिल पा रहा। तो ये भी आपका जो ये वक्तव्य है या फिर आप जो ये बता रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बाकी लोगों के मुझे लग रहा है कि समझ से बाहर है। एक सेकंड रुक जाइए, आलोक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आलोक जी जल्दी से बात रखिए, फिर सारे का जिक्र रुक करना है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, अगर कोई योजना किसी लाभार्थी को नहीं मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये मशीनरी का फेलियर है कि आप उसका अगर ये गवर्नमेंट का फेलियर है और मशीनरी का फेलियर है, आप मुझे बोलने दीजिए, क्यों कहते हैं? मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं सुन रहा था, आप मुझे बोलने दीजिए। यह मामला यह है कि आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, सुविधाएं आप बीच में मत बोलिए, उन वंचित वर्ग आप बीच में मत बोलिए। पहुंचा है तो उस डाटा के द्वारा आलोक जी को बोलने दीजिए। प्रभात जी एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे मत करिए ना प्लीज। प्रभात जी आप बोल रहे थे तब तक कोई नहीं बोल रहा था ना, अब आप सुनिए तो सही, सुनने की शक्ति रखिए सर, ऐसे नहीं होता है। आलोक जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। खास लोग ही उस लाभ को उठा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ खास प्रभात जी आने के बाद रुकिए रुक जाइए प्रभात रंजन जी, म्यूट अब आप चुप, ठीक है, अब आप चुपचाप सुनिए। ठीक है आलोक जी रखिए अपनी बात। ये ब्रेक है क्या? नहीं अपनी बात रखिए सर। ऐसी बात है कि अभी कृपा शंकर चौबे जी बोल रहे थे कि ये अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरे इतिहास के उतने पिछले पृष्ठ पर जाने की जरूरत नहीं है। ये कवायद हो रही है 2022 में। अभी के परिदृश्य में देखिए, अभी के संरक्षित व्यवस्था में देखिए, और अगर उस समय की बात आप कर रहे हैं तो उस समय भी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर सरदार पटेल ने कहा था कि इससे सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इसका असर पड़ेगा और आखिरी आदमी तक जो ये पहुंचाने की कवायद है तो बीच में ही कहीं धरी की धरी रह जाएगी। उनको क्यों नहीं कोट कर रहे हैं? जो आप हरिजन, आज आपको मालूम है एक हरिजन कितना पावरफुल है। गांव में नेहा जी हरिजन केस कर दे तो आप अरेस्ट हो जाएंगी, चाहे उसको झूठा केस कर दे। और ये कह रहे हैं कि उसको लोग दबा रहा है, कोई नहीं दबा सकता आज की देश में किसी को भी, कहीं भी। हाँ, जो बाहुबली है, जो गुंडा है, बदमाश है, वो तो कहीं भी किसी को दबा सकता है। लेकिन अदरवाइज आम आदमी में कोई आदमी किसी को नहीं दबा सकता है, चाहे वो कितने भी निम्न वर्ग का हो। मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिनको हरिजन लोगों ने झूठा केस करके पैसे लेके किसी के कहने पर झूठा केस में फंसा के उनको जेल भिजवा दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? 21वीं सदी में आप बात कर रहे हैं जातिवार। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। 21वीं सदी में आप जातिगत बात कर रहे हैं। इसका मकसद यह नहीं है, इसका मकसद वही है जो आर्थिक पैमाना रखिए। आर्थिक पैमाना क्यों नहीं रखते?
वह सुविधा पहुंचनी चाहिए। आर्थिक पैमाना क्यों नहीं रखते हैं? हम आपके साथ हैं। अगर बुनियाद कमजोर है उसको भी दीजिए लाभकारी, अगर राजपूत कमजोर है उसको भी दीजिए, ब्राह्मण कमजोर है उसको भी दीजिए। मुद्दा वह यह है कि आखिर कैसे हम इस तक पहुंचेंगे? जातिगत जनगणना करके आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा वोट बैंक है। सच्चाई ये है। नहीं, लेकिन ये तो आरोप आप लोगों पे लगते हैं कि देखिए वोट बैंक के लिए आप जातिगत आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। नहीं कराना चाहते हैं, ये तो आरोप भारतीय जनता पार्टी हम पे कराना लगते हैं। चाहते हैं, हम तो साथ दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको सही ढंग से कीजिए। ठीक है, सारिका जी आरजेडी के सुनिए नेहा जी, अभी आरजेडी के नेता ने कुछ देर पहले अपने वक्तव्य में कहा कि बिहार बैकवर्ड और पिछड़ा स्टेट है, तो उसको चाहिए दूसरे लाभकारी योजनाएं। इसमें जो खर्च होगा वो बेमानी खर्च होगा। अभी उसको अभी दूसरी चीजों की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बाढ़ आने वाला है, बाढ़ से बचाव के लिए उसको पैसे चाहिए, उसको इस काम में खर्च करने के लिए भी पैसे की कवायद नहीं करनी चाहिए। ठीक है प्रभात जी, एक सवाल बहुत अहम, क्योंकि भारतीय जनता, सुन लीजिए प्रभात जी, सवाल सुनिए प्रभात जी। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगड़े और पिछड़े मुसलमानों की पहचान का मुद्दा भी उठाया। सीमांचल की भी मिसाल उन्होंने दी और कहा है कि अगड़े शेख समाज के लोग शेखोरा या कुल्हारिया बनकर पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं, लिहाजा उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्या जेडीयू इसमें राजी है? क्या बाकी पार्टियां इसमें राजी होगी क्या? और अगर नहीं होगी तो सर कैसे जातिगत जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि आप तो गठबंधन से बिहार में हैं। देखिए नेहा जी, जहाँ तक बात है इस तरह जो वो बता रहे हैं यह उनका अपना अनुभव, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है जिनके पास फॉर्मेट तैयार करके दिया जाए, जिनके पास पहले से रिकॉर्ड, कोई कह देगा, मैं कह दूंगा आज कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। फिर आप नाम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आप पता करेंगे, आपके पास डाटा है, उस डाटा को लेकर के आप जाएंगे और जब आप मिलान करेंगे, टैली करेंगे, तो पता चल जाएगा कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। ऐसे ही अगर कोई यह कह देता है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, अगड़े पिछड़े में शामिल हो जाए या दलित में शामिल हो जाए, उनके कहने भर से नहीं होना। डाटा का मिलान किया जाएगा और पूरी तरह से फॉर्मेट। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे राजी नहीं होती है, क्योंकि गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं, आलोक जी भी इस बात को कह रहे थे, फिर क्या किया जाएगा सर? नेहा जी, आपकी आवाज को मैंने सुन पा रहा हूं। आवाज आ रही है आपको? चलिए आपसे फिर से कनेक्ट करते हैं। सारिका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगड़े और पिछड़े मुसलमानों की जो पहचान है ये भी एक विषय है, और सीमांचल की इन्होंने मिसाल दी है, कह रही है कि अगड़े शेख समाज के लोग शेखोरा या कुल्हारिया बनकर पिछड़ों की हकमारी करते हैं, रोहिंग्याओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, इस बात का भी जिक्र इन्होंने किया है। क्या आरजेडी इसके लिए तैयार है? देखिए, बीजेपी के वाले जिस तरीके का उदाहरण देते हैं वो साफ दिखाता है कि ये दिमागी यानी मानसिक कुष्ठ रोगी हैं, क्योंकि अभी जिस तरह के उदाहरण वो दे रहे थे, चाहे माननीय तेजस्वी यादव जी की शादी का उदाहरण हो, चाहे ये हिंदू और मुस्लिम वाला उदाहरण हो, ये तमाम दर्शाता है कि बीजेपी के लोग असल में मानसिक कुष्ठ रोगी हैं, और यही कारण है कि बार बार ये इस तरह की बातें बोलते हैं। ये पता नहीं निराधार बातें करते हैं और खुद को नहीं सारिका जी आप ये कैसे और किस आधार पे कह रहे हैं कि मानसिक कुष्ठ रोगी है? ये कह रहे हैं आर्थिक आधार पर जनगणना कराइए, आप कह रहे हैं जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे, तो आर्थिक आधार पर जनगणना ज्यादा जरूरी है, जातिगत आधार पर जनगणना ज्यादा जरूरी है? देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए ये जातीय जनगणना हो रही है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ नहीं है कि सिर्फ पिछड़े जातियों की गिनती होगी, इसमें सवर्णों की भी गिनती होगी। पहले तो इनको अपनी जानकारी को पूरी कर ले कि सिर्फ और सिर्फ पिछड़े जातियों की इसमें जनगणना नहीं होगी, इसमें सवर्णों की भी जनगणना होगी। लेकिन इसमें रोहिंग्याओं को शामिल नहीं किया जाएगा, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। हो रही थी, लेकिन बार बार नहीं, इनको आलोक जी को जरा बुद्धि से बात करना चाहिए, बुद्धि और विवेक से। जिस तरीके से वो हरिजन शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, वो खुद अपने आप में दर्शाता है कि ये कितने कुष्ठ रोगी हैं जो अभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी का इजाद किया हुआ शब्द है। अरे भाई, महात्मा गांधी को कितना आप फॉलो करते हैं हम लोग जानते हैं भाई, आलोक जी मत बताइए। हम परिवारवाद वाले लोग नहीं है।
हम जंगल राज वाले लोग नहीं है, हम परिवारवाद वाले लोग नहीं है, हम जंगल राज वाले लोग नहीं है, हम जंगल राज वाले लोग नहीं है। आप जंगल राज बीजेपी ने आज भी भारत में अपने संसाधन लगाए नहीं है, एक कंपनियां बीजेपी ने खोली नहीं है, लेकिन जितने भी पहले से कंपनियां बनी थी ना, वो सबको बेच जरूर आप लोगों ने दी। अरे आप जंगल राज से आई है, जंगल राज से, आप जंगल राज की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और एक एक करके उन्होंने पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश के लोगों को उन्होंने पंक्तियों में खड़ा कर दिया। आपके नेता ने आपके नेता जेल गए हैं, आपके नेता जेल गए हैं, आपके नेता जेल गए हैं, आपके नेता पर सजा हुई है, चोरी में पकड़े गए हैं, बिहार का पैसा लूटने को पकड़ा गया है। अब क्या बोलिएगा, बिहार का पैसा लूटा है। सारिका जी, एक सेकंड रुक जाइए। उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। आप लोग चोरी करने वाले, जंगल राज वाले, बिहार का पैसा लूटने वाले लोग हैं। जो हिंदुत्व की राजनीति आप करना चाहते हैं, आपकी हिंदुत्व की राजनीति जो है वो खत्म हिंदू है तो हिंदू की राजनीति करेंगे। यही डर है आपको, और यही डर है जो बार बार आपको जाति जनगणना करने से रोक रही है। क्या कारण है कि बिहार में हमने रोकने की बात नहीं की है। कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है, यानी कि मंजूरी मिल गई है। तो जाहिर तौर पर अब जो बिहार सरकार है उसने इस प्रस्ताव पर मंजूरी अपनी दे दी है, कैबिनेट की मोहर इस पर लग गई है। प्रभात जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, उसके बाद चौबे जी का भी रुक करेंगे। सारिका जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रभात जी, ये कितनी बड़ी राहत, क्योंकि अब इस पे तो कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, और अब आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? प्रभात जी, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, सवाल यही है कि आखिर जो कैबिनेट ने तो मोहर लगा दी है, लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या होगा, और क्या जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इन पर अगर बात नहीं बनी तो सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? चौबे जी, कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, अभी ये भी कहा जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी इस पर तैयार नहीं है, केंद्र नेतृत्व, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। ये कितनी बड़ी एक अहम वजह है? राजनीतिक इस्तेमाल करना तो ठीक नहीं है। जात के आधार पर न राजनीति उचित है, और ये लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ है। और ये जो अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश अपने को कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं, तो ये तो बहुत गलत है। तो कोई भी दल हो, सत्तारूढ़ दल हो, प्रतिपक्ष हो, तो किसी विषय को आधार बना करके अगर हम उसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है। लेकिन नेहा जी, मैं ये एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता हूँ। इससे पहले जिस सज्जन ने मेरे वक्तव्य पर टिप्पणी की, उन्हें सिर्फ इतना स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि बांग्लादेश से जो लोग आए, बांग्लादेश 1971 में बना, और बांग्लादेश 1947 से पहले भारत का ही अभिन्न अंग था। और जिन्हें हम घुसपैठिया कह करके गाली देते हैं, वे सब के सब दलित हैं और हिंदू हैं। जब बीपी मंडल जो बंगाल के, जो अविभाजित बंगाल था, तो दलितों के सबसे बड़े नेता थे, नवशूद्र समुदाय से आते थे। उन्होंने भी जात के आधार पर जनगणना की बात की थी, और बहुत पहले की, आजादी की ठीक बात की, और पहली पंचवर्षीय योजना आने के पहले की। तो नहीं मानी गई तो चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री बने। और इस आशा से वो गए थे कि पूरी बंगाल के जो दलित हैं, जो हिंदू हैं, उनकी रक्षा हो सकेगी। लेकिन जब मुस्लिम कट्टरपंथियों से उनकी रक्षा नहीं हुई, तो इसके साथ अगर फिर भारत लौटा, और वही मंडल थे, बीपी मंडल, वही मंडल थे जिन्होंने चुनाव जिताया। अम्बेडकर जब हार गए संविधान सभा के चुनाव, तो मंडल ने चुनाव जिताया बंगाल से। और आज जो मतुआ धर्म है, वो मतुआ धर्म दलितों का, सारे के सारे उसके जो अनुयायी हैं सब दलित ही हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो कोई भी प्रश्न हो, अगर सामाजिक न्याय की दिशा में उठा हुआ कदम है, तो उसका इस्तेमाल राजनीति, अब आर्थिक आधार पर कहा जा रहा है कि आर्थिक आधार पर जनगणना का हो। अरे भैया, आर्थिक आधार तो सब पता है। जो इनकम टैक्स पेयर है, वो गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं, कितनी आमदनी है, वो सब पता है सरकार को। उसके लिए जनगणना क्यों, तो वो तो डाटा निकल आएगा। जी नेहा जी, ठीक।
प्रभात जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, अब तो कैबिनेट की बैठक भी हो गई, इस पर मोहर लग गई, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सवाल यही है कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैसे उनकी पहचान होगी और किस तरह से, क्या ये एक तरीके से पेंच अटकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि एक तरफ तो ये कह के कि जातिगत आधार पर जनगणना आप करा लीजिए, हम बुरे भी नहीं बनना चाहते, और दूसरी बात इन मुद्दों को उठाकर इस पे रोक भी लगवाना चाहते हैं। जहाँ तक आप कुछ खास लोगों के बारे में बोल रही है, बांग्लादेशी और संदेह, अगर बांग्लादेश भारतीय नहीं, रोहिंग्या है तो वो भारतीय नहीं। अगर भारत के नागरिक बन गए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो इस जनगणना में नहीं, कौन सा सर्टिफिकेट है सर, कौन से सर्टिफिकेट के आधार पे होगा? देखिए, यह काम सरकारी मशीनरी होगा, यह काम सरकारी मशीनरी का है। एनआरसी को जैसे देखा जा रहा है, ये जैसे इसको कहीं ना कहीं जातिगत अमल में लाया जा रहा है सर, वैसे ही आप भी सर्टिफिकेट मांगेंगे क्या कि अपने पूर्वजों के सर्टिफिकेट दिखाइए? उससे मत जोड़िए, सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आपने सर्टिफिकेट की बात की है। कहना है कि ऐसा नहीं हो, या डाउट कर रहे हैं, अपनी शंका को प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि ये लोग भी आ जाए। संदेह अगर ऐसा होता है तो हमारे आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये शंका जाहिर कर, क्या सरकारी मशीनरियों का काम हुआ कि वह इसको रेक्टिफाई करें, नलिफाई करें? इस तरह के लोग नहीं, ये कौन क्लेरिफाई करेगा? ये क्लेरिफाई करेंगे सरकारी मशीनरी के लोग। हम तो यह जानते हैं जो बिहार में रह रहे हैं वो बिहारी हैं। नहीं, जेडीयू इस पे पूरी तरह से तैयार है या नहीं? मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए आप। जब आप बात समझ नहीं पा रही हैं तो मैं कैसे कहूँ? मैंने क्या कहा? आपकी सर बीच बीच में आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी, रखिए बात। तो हम यही कहना चाहते कि अगर इस लोग हैं तो सरकारी मशीनरियों के पास इसका इंफॉर्मेशन होगा कि वह रोहिंग्या है या वह बांग्लादेशी है। निसंदेह यह जो जनगणना हो रहा है यह भारतीय नागरिक और उन लोगों का हो रहा है बिहार में रह रहे हैं, बिहार जाति गणना करा रही। हमारी मशीनरी को देखेगी, बिहार सरकार की जो हैं वैसे देखेंगे इस तरह के लोग ना है, यह उनका काम। ठीक है। आप एक बात बताइए, अगर हम यह कहते हैं कि पुल बन रहा हो, लोग शंका जाहिर करते हैं कि ऐसा ना हो सीमेंट की मात्रा कम मिलाई जाए, इसमें छड़ कम हो, मिट्टी कम हो, क्या तुमका शंका है? इसके लिए क्या होती है, जो यह देखता है कि इस तरह की जो सीमेंट हो, छड़ हो, गिट्टी, आलू, इसका मिश्रण कितना, या देखने के लिए कौन? सरकारी मशीनरी कोई ना, निगरानी कमेटी। तो जब इतनी बड़ी जी, ठीक है प्रभात जी। आलोक जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रभात जी कर रहे थे, क्या इस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है या फिर 3 पेंच पर अड़ी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सुझाव देना था वो उस मीटिंग में दे चुकी है। ये वाकई सुझाव है क्या, ये चेतावनी कि इन तीनों को शामिल नहीं करना है? ये जो 3 पॉइंट हमने रखे हैं। नहीं, हमने कहा क्या ये अग्री है, इन तीनों को शामिल करना चाहते हैं? ये कौन सी पार्टी है जो अग्री है इस बात पे? अब बताइए उस पार्टी का नाम कि जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और इन सबको विरोध तो सिर्फ सर आप ही कर रहे हैं, किसी और पार्टी ने तो विरोध किया नहीं। अगर विरोध नहीं किया है तो वो देशद्रोही लोग हैं। अब देश के बाहर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर बाकी सारे देशद्रोही है क्या? जी नहीं, लेकिन अगर बाहर के आदमी को आप अपने यहाँ पर सिटीजनशिप देंगी, वो भी लाखों में, तो क्या ये कवायद आपकी मानी जाएगी? सर, ये तो एक एनआरसी कराने का तरीका हो गया, ये तो एक एनआरसी का प्रोसीजर हो गया। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, कौन सा सर्टिफिकेट देखेंगे आप उनको छांट कर क्यों नहीं जाएंगी? मुझे रीजन बता दीजिए कि उनको छांटने में आपको क्या तकलीफ है? क्या कारण है कि आप उनको नहीं छांटना चाहते? जो यहाँ घुसपैठ करके आए हैं, जो यहाँ गलत तरीके से प्रवेश किए हैं, क्या उनको छांट कर
वापस नहीं करना चाहिए। आप पाकिस्तान चले जाइए, यहाँ से 50 आदमी आपको उल्टा लटका के यहाँ भेज देगा। वैसे छाट नहीं पा रहे हैं क्या सर आप लोग? वैसे नहीं छाट नहीं पा रहे कौन आ रहा है, कौन कैसे कब किस वक्त आ रहा है, वैसे पहचान नहीं हो पा रही है क्या? सबने आधार कार्ड बना लिया है, सबने वोटर कार्ड बना लिया है, मोस्ट ऑफ देम ने ये सारी चीजें बना ली है। और पता नहीं किस ढंग से बनाया, तो गलत ढंग से ही बनाया। आप देखती हैं एक आदमी का यहाँ 4 पासपोर्ट बन जाता है। नहीं, अगर जेडीयू इनको शामिल करने के लिए तैयार है तो क्या जेडीयू के नेता भी देशद्रोही हो गए क्या सर? जेडीयू ने कहा है कि हम शामिल करने के लिए तैयार हैं। इनके किस प्रधानमंत्री तो नहीं किया ना? ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम रोहिंग्या को बांग्लादेशी को शामिल कर लेंगे। इनके पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। हर आदमी को इस कवायद को छाट के ही करनी प्रभात जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं प्रभात जी। दल यूनाइटेड बिहार में जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। तमाम वह दल जो उसमें शामिल थे, 9 दल उसमें शामिल हुए, 9 दलों के लोग सर्वसम्मति से यह पारित किए कि बिहार में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया, आपको बताया भी गया, जिसमें जाति तमाम तरह की होंगे, उसमें तमाम धर्म समुदाय के लोग शामिल होंगे, उनके आर्थिक आधार को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, उनके पास कितने एसेट है यह रखा जाएगा। अगर वह यह चाहे अभी आलोक जी ने कहा कि जो लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इसमें शामिल कर रहे हैं वो देशद्रोही है। जब आपको कहा जा रहा है, उन्होंने क्या कहा? किसी देश के नागरिक के लिए होगा। भाजपा ने क्या कहा? भाजपा ने आशंका जाहिर की है कि कहीं ऐसा ना हो लोग इसमें शामिल हो जाए। उन्होंने पॉइंट टेकिंग किया। हमारी आशंका निराधार नहीं है, वो लोग मौजूद हैं यहाँ। हमारी आशंका निराधार नहीं है। रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ बहुत संख्या में मौजूद है। ठीक है, आपको उनको छांटना ही पड़ेगा। ठीक है सर, सरकार आपकी ये छाटी है ना, किसने मना किया? आप गठबंधन से सरकार में हैं और ना सिर्फ अब, पहले भी आप सरकार में थे गठबंधन से। क्यों नहीं छाटते हैं, क्यों नहीं अलग करते हैं, और क्यों इस जातिगत आधार पर जनगणना का ही इंतजार किया जा रहा है? इस बात को भी समझिए। जब तो ये बात कही है नेहा जी, हम अग्री नहीं किए हैं। हम अग्री किए हैं इन शर्तों के साथ कि इन लोगों को आप नहीं शामिल करेंगे। नहीं, लेकिन ये तो बाकी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है ना कि आप सिर्फ अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं, बस अड़ंगा लगाना है, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बांग्लादेश और रोहिंग्या को शामिल करके जनगणना करे, मजा आ जाएगा। करके तो देखे, हिंदुस्तान की जनता शांत नहीं रहेगी। नहीं, अगर कर लेंगे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शामिल नहीं करेंगे तो फिर खर्चे का व्यय क्या केंद्र सरकार करेगी क्या? जब पैसा देके आदमी यहाँ पर आधार कार्ड बना सकता है, वोटर कार्ड बना सकता है, तो उसमें शामिल कराने में उसको कितना टाइम लगेगा? चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर अब जातिगत आधार पर जनगणना पर पेंच फंसा है और गिरिराज सिंह ने इस बयान को देकर और भी ज्यादा पेंच अटका दिया है और ये कहा है कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को इसमें शामिल किया जाता है तो इस जाहिर तौर पर जातिगत आधार पर जनगणना ठीक से नहीं हो सकती, इसलिए इसको अब अलग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मुसलमानों का भी जिक्र उन्होंने किया है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।